मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर बार एग्जाम में आता ही है, ये क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये √2 है, हो सकता है √3 भी आ जाए, √5 भी आ जाए, बट इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। सबका एक ही तरीका है। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी तरह समझाने का, इसका कंसेप्ट बनाने का। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात कि √2 जो वर्गमूल 2 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो उसे सिद्ध करना, और आप ये भी जानते हैं कि सत्य बात को ही सिद्ध किया जा सकता है, गलत बात या झूठ बात को सिद्ध नहीं कर सकते। गवाह दे करके, सत्य बात को गवाह दे करके सिद्ध करते हैं, नहीं ये बात सत्य है। तो ये बात को सत्य करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमने कुछ गवाह लेंगे, उसका प्रयोग करके आपको बताएंगे कि ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसको उल्टा, इसका उल्टा मानते हैं कि √2 जो है ना एक परिमेय संख्या। तो लिखते हैं यहाँ हल में, माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल 2 जो है एक परिमेय संख्या है। मान लिए यहाँ पे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब होता है तो क्या होता है? तो √2 बराबर p/q के रूप में होता है। क्या होता है? p/q के रूप में होता है। कोई भी परिमेय संख्या p/q, परिमेय संख्या का क्या परिभाषा है? तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात है, जहां p और q एक अभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो एक बात यहाँ जो है कि ये इम्पोर्टेंट है, p और q अभाज्य संख्या। तो हम थोड़ा चर्चा करते हैं अभाज्य संख्या क्या है। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं। यही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लेते हैं, जैसे 5/, ये परिमेय संख्या, समझे? यहीं पे बात है, इसी को सिद्ध करना है। हम लोग आगे चल के यही सिद्ध करेंगे कि ये p और q अभाज्य संख्या नहीं है। जो यहाँ माने हैं p और q, ये अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है तो फिर परिमेय संख्या नहीं है। यही इंपोर्टेंट है, समझिए? यही इंपोर्टेंट है कि p और q को यहाँ अभाज्य माने हैं, और यहाँ सिद्ध कर देंगे एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर, जैसे मान लीजिए 15/20, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? ये परिमेय संख्या नहीं है, है, बट ये मानक रूप में नहीं है। परिमेय संख्या का मानक रूप जो होता है ना, जो हम बताए थे कि जैसे हर समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण होता है मानक रूप। इसका ये मानक रूप में नहीं है, ये मानक रूप में नहीं है। इसको कटा करके जो लघुत्तम रूप है उसका, वही इसका मानक रूप, वही परिमेय संख्या है। तो जैसे ये 15 का होता है, 5 दिया 15, 5 का 20। अगर आप 15 और 20 का गुणनखंड करते थे, 1 3 5 15, और 1 2 4 5 10 20,
उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2 सॉरी 5 1 और 5 आ गया, 1 और 5 आ गया। तो क्या ये तो तब तो स्वाभाविक संख्या नहीं हुआ, हाँ मतलब स्वाभाविक संख्या नहीं थी, ये मानव रूप में हम उसका नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं कर सकते। 15/20 को हम परिमेय संख्या इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मानव रूप में नहीं है। ठीक है, मानव रूप में कटाइए इसको, ऊपर नीचे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसको हटाइए, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है आपको 5, तो 3 × 5 = 15, 3 और 5 × 20 4, ये मानव रूप हुआ है। और ये स्वाभाविक संख्या भी हुआ, ये परिमेय संख्या है। यही इंपॉर्टेंट है, तुम जो नहीं बोल पाओ। ठीक है, तो यही सिद्ध करना है यहाँ की P और Q जो है ना, इसका एक के अतिरिक्त कोई अगर दूसरा गुणनखंड आ जाएगा तो ये मतलब ये परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा यही यहाँ पे होगा कि P और Q एक स्वाभाविक संख्या यहाँ मान लिए है, और यहाँ सिद्ध करेंगे कि ये स्वाभाविक है, जिसका मतलब इसका एक से अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसका यहाँ पर हम निकाल के दिखाएंगे कि P और Q का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड भी है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः ये संख्या परिमेय नहीं है। तो क्या है भाई, समझ में आ गया? तो मेन बात क्या करना है इसमें, P और Q को स्वाभाविक संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है। इस पे बात नहीं आती, बात अब यहाँ आ जाती है, P और Q स्वाभाविक संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? तो हम जो P और Q एक स्वाभाविक संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 नहीं 2 होगा। किसी संख्या को वर्ग करते हैं तो 2 नहीं आता है, यहाँ p², यहाँ q² हो जाएगा, ये कूट करके इधर आ जाएगा, तो 2q²। अब देखिए यह बात फिर क्या हो रही है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि p² का 2 गुणनखंड आते हैं, 2 और q² नहीं समझ। जैसे मान लीजिए कि 25 नहीं 15 3 × 5 होता है, 3 × 5 क्या होता है, 15 होता है। तो 15 का गुणनखंड 3 और 5 हुआ जी, तो 15 जो है 3 से भी भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, इसका मतलब 15 का गुणनखंड है ये दोनों जी जी, समझ में आ गया? और यहाँ देखिए उसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ क्या है आपको कि p² का 2 से गुना हुआ, यहाँ 2 गुना q², तो मतलब p² जो है 2 से भी कटेगा और q से भी कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि p² का गुणनखंड, ठीक है, 2 q को छोड़ दो क्योंकि q से हम ये अचर संख्या, ये चर का बात करें, इसीलिए p का भी गुणनखंड 2, समझेगा? तो p का भी गुणनखंड 2, तो p का हमको 1 का गुणनखंड निकल गया, p का गुणनखंड क्या निकला, 2 निकला, 1 के अतिरिक्त 2 निकल गया। अब या फिर लिखें यहाँ, फिर अब p का मान यहाँ पे समीकरण मान लीजिए, ये समीकरण 1 है, p का मान इस समीकरण से हटाना है। अब q के बारे में विचार करना है, किसके बारे में विचार करना है, q का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो माना p बराबर 2k, p बराबर 2k, p को हटाना है इसलिए p बराबर क्या ले लिया, 2k, ये सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये p का मान समीकरण 1 में
रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकलेगा, q बराबर p के जगह 2 क्या लिखेंगे, 2k। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा 2q² बाय 4k²। इसको इधर बनाते हैं। तो यहाँ q² बराबर ये 2 इधर आ जाएगा बाय, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो q² बराबर क्या हो गया 2k²। जैसे यहाँ p² बराबर 2q आया था, 2 × q² आया था ना जी, तो उसी तरह हम यहाँ भी कहते हैं q² बराबर 2k² आया। तो हम कह सकते हैं क्या q² का गुणनखंड, q² का गुणनखंड 2 है, इसलिए q का गुणनखंड 2b का गुणनखंड 2b। ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ p का गुणनखंड 2 निकाल लिए और यहाँ q का गुणनखंड 2 निकाल लिए, और ये जो गुणनखंड हुआ एक के अतिरिक्त क्या हो गया आपको 2 आ गया, है ना। अब p और q का गुणनखंड p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 2 भी है। अतः p और q का अभाज्य संख्या नहीं है, जो हमारे मानने के विरोध करता है। अतः √2 एक √2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या। लैंग्वेज है, अपने मन से लिख सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। यहाँ क्या लिखे हैं फिर से पढ़ देते हैं। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त। यहाँ तो माने हैं कि p और q सवाभाज्य संख्या होता है, तो हम जानते हैं कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 के अतिरिक्त नहीं होता। पर यहाँ क्या लिखा है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 2 भी है। अतः p और q सवाभाज्य संख्या नहीं है, जो हमारे मानने के विरोध करता है। जो माने हैं यहाँ पे, है ना, ये माना ही है ना। अतः √2 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इस सवाल का अगर माइंड मेकअप करना है, आपको माइंड में रखना है, तो इसको 3 खंड में बांटिए। सबसे पहला खंड है यहाँ पे मानने वाला, मान करके सॉल्व करने वाला। यहाँ पर ठीक है, √2 एक परिमेय, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसको गुना भागा किए दोनों तरफ। यहाँ ये लिखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ है। और यहाँ एक बात हम बता देते हैं फिर से आपको, जैसे किसी का स्क्वायर, जैसे कि मान लीजिए 10 का स्क्वायर 5 से कटता है, 10 का स्क्वायर 5 से कटता है, तो 10 भी 5 से कटेगा, 5 से विभाजित हो। तो मतलब p
क्यू का स्क्वायर जो है ना, यहाँ पी का स्क्वायर का 2 गुणनखंड आया, क्यू स्क्वायर और 2 इंटू क्यू, तो पी का गुणनखंड हो गया 2, इसलिए पी का गुणनखंड 2 है। मतलब पी स्क्वायर जो 2 से कट रहा है, यही बताया यहाँ, पी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो पी भी 2 को काटेगा, ठीक है। फिर मान लिया पी को हटा दिया, 2 के आ गया। अब इसी तरह किया यहाँ पे सेम टू सेम, और फिर वही लिखे यहाँ पे इसी बात को, और यहाँ पे अपने मन से अपनी भाषा में, ठीक है, तो लिख देना, हो गया सही। अब देखिए यहाँ पे, अब √2 नहीं, √3 हो जाएगा, तो यहाँ √3 कर देना है, यहाँ √3 कर देना है, और मानना है जो यहाँ पे √3 मान लेंगे, यहाँ 3 मानना है, p बराबर 3 के। अगर 5 रहेगा तो वो सेव करना है, यहाँ 5 के मानना है, यहाँ 7 रहेगा तो 7 मानना है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को देखिए बार बार, और जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट में कहिए, और इसको जहाँ तक हो अपने तरफ से भी उनको सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं विशेष, ठीक है।